इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे अतीत पाठ 8। तो पाठ 8 में पढ़ेंगे महिलाएं जाति और सुधार। महिलाओं और जाति के लिए क्या सुधार लाए गए, इसके बारे में हम अब जानेंगे इस बुक में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो कर लो। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। और ये आम बात है कि मध्य वर्गीय के परिवार की बहुत सारी लड़कियां उस समय स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज का समय है कि बहुत सारी लड़कियां मध्य वर्ग की स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं और वहां से कॉलेजों में जाती हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं और नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और शादी के लिए 21 साल लड़कियों का और लड़कों का भी 21 साल होना बराबर जरूरी है, क्योंकि समानता का अधिकार 2022 से शुरू कर दिया गया है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं और जिनके पति मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी को विधवा बोलते हैं। अब वो भी दोबारा शादी किसी से ना किसी से कर सकती है, जो मन को भावे उससे कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं। जिस तरह पुरुष वोट देते हैं इलेक्शन में, वैसे स्त्रियां भी अब वोट दे सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती, उपयोग नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है कि हमें उसका उपयोग कैसे करना है। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते, और गरीब को तो शिक्षा का मौका ही नहीं मिल पाता, ना ही पहले और ना ही अभी। गरीब कौन है आज के डेट में, ये मानना जरूरी है। गरीब वो है जिसको सुबह खा लिया तो शाम के खाने के लिए सोचना पड़े, वो गरीब है। जिसका हाथ पैर होते हुए भी कमा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो गरीब नहीं है। लेकिन जिसके पास हाथ पैर होते हुए भी कमा नहीं रहा है, दूसरे पर आश्रित है, वो गरीब है। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। मतलब बहुत सारे ऐसे अभी भी परिवार हैं जिसमें लड़कियां अपने मन मुताबिक किसी से शादी नहीं कर सकती, अपने पति को नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, अलग थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। बहुत कम उम्र, 10 साल, 12, 13, 14, 8, 9, इतना ही में शादी हो जाता था। मुसलमान और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, और हिंदू हो या मुसलमान, उन सबकी पत्नियां एक से ज्यादा हो सकती थी और रख भी सकते थे। उस समय कानून ही था, इतना कानून उस पर बना नहीं था विवाह पे। फिर बाद में कानून बना कि 2 बच्चा से ज्यादा होगा तो उसका सरकारी अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद भी की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं, और विधवाओं से, जिसके पति मर जाते हैं, उनसे ये भी उम्मीद होता था कि उसके पति जब मर जा रहे हैं तो उसी के चिता पर वह भी जलकर मर जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था, और ऐसे इस तरह अपने मर्जी से जल जाए और नहीं तो जबरदस्ती जला दिया जाए, मार दिया जाए औरतों को, उसे सती कहकर पुरस्कृत, मतलब उन्हें आदर दिया जाता था, सती हो गई।
इसकी पत्नी सती हो गई, उसकी पत्नी सती हो गई। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला थी, आज्ञाकारी महिला थी, बहुत प्यार करती थी। तो आज भी जो प्यार करता है ना, दम है तो सती वाला आक्रमण करके दिखाओ, साथी खत्म हम भी खत्म। आजकल तो नस्वें काट लेता है सब। नस्वें काटने में क्या है, खाली ऊपर में से काट के दिखाएगा कि काट रहे हैं। काटना है तो पूरा काटो ना, पूरा नस्वें को रहते दो। अब 1 इंच नीचे है हाथ का नस, काटना है तो पूरा काटो, या अच्छा से खून बहे तुरंत मर जाओ। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे, मतलब बहुत कम थे संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार। शिक्षा तक महिलाओं का प्रायः कोई पहुंच ही नहीं था, और शिक्षा तो भूल ही जाती थी कि हमें करना भी है, सीखना भी है। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी, मतलब उसके पति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले जंगल राज चलता था, जिसकी भी पत्नी सुंदर दिख जाए उसकी अपहरण होती थी, उसके साथ यौन शोषण बलात्कार करता था। कौन? वहां के नेता, वहां के नेता के बच्चे, वहां के जमींदार, वहां के अमीर लोग उसको उठाकर उसका शोषण करेंगे। इस वजह से अगर पति छुड़ाने जा रहा है तो पति को मार दिया जाता था। इसलिए बोला जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होती तो वो काम करती बाहर जाकर, और जब बाहर जाकर काम करती तो किसी का ना किसी का नजर पड़ता, तो उसको बचाने के चक्कर में उसकी पति की जान चली जाती। तो इन लोगों का प्रायः ये सोच था उस समय का। यहाँ पे देखो चित्र 1 है, चित्र 1 सती बलधाजर सोविलियन द्वारा बनाया गया चित्र 1813 में बना था। ये चित्र अभी भी म्यूजियम में है, दिल्ली म्यूजियम में। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पे देखा जाता था, और ये बदनामी और एक तरह से अंधविश्वास के रूप में सती प्रथा को पूरब में देखा जाता था। और पूरब में हमारे ही हिंदुस्तान आ जाएंगे, हिंदुस्तान के सभी राज्य, कोई एक राज्य की बात नहीं है, ये सब राज्यों में होता था। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं किया जाता था। ये नहीं कि केवल स्त्री और पुरुष, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे, अलग अलग जाति था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। क्या? ऊंची जाति का मानते थे। ब्राह्मण पढ़ने लिखने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, पूजा पाठ कराने वाला, श्राद्ध कराने वाला, विवाह कराने वाला ब्राह्मण। क्षत्रिय लड़ने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला और सारे जनता की सेवा करने वाला और उसका भोग भोगने वाला क्षत्रिय, ये लोग ऊंचे जाति के माने जाते थे। ये पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे समाज बदला और सारे क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की धीरे धीरे उनकी पावर खत्म होती गई, उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़े जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, मतलब व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को वैश्य का नाम दिया गया था। जातियों का स्थान आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद वैश्य का साथ स्थान आता है। फिर का सत्कार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते हैं, जिन्हें क्षुद्र कहा जाता था। क्षुद्र मतलब अछूत कहा जाता था। अब बताते हैं कैसे अछूत हो गए। अब बहुत सारे जातियों को तो यहाँ पर क्षुद्र दिया है ना, और बहुत सारे जातियों को तो जाने भी नहीं देते थे मंदिर में, और ना ही बड़े लोगों की चौखट पे। चौखट मतलब घर के आगे बरांडा, चाहे दुआरी का जो नीचे वाला होता है ना दरवाजे का, उसको चौखट बोलते हैं। काश्तकार, किसान, बुनकर, कपड़ा बनाने वाले, सिलने वाले, रुई बनाने वाले सब आ जाएंगे इसमें। कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले और अनेकों प्रकार के लोहा धातु से बनने वाले चीजों बनाने वाले को कुम्हार बोलते थे।
जैसे लोग क्षुद्र में आते थे। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर थी ऐसी जातियां जो गांव शहरों के साफ सुथरे रखती थी, और कुछ लोग निचले जाति का आते थे, क्षुद्र से भी नीचे। वे लोग गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखते थे या ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें ऊंचे जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। चलो इस पे मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कितने भी ऊंचे जाति के हो, कितने भी ऊंचे जाति के हो, लेकिन बाथरूम करते हो ना, तो तुम जो बाथरूम करते हो तो वो क्या तुम्हारा अछूत हो गया? बाथरूम करते हो तो धोते तो हो, वो तुम्हारा अछूत तो नहीं हो गया ना। अब उस चीज को जो ढोकर फेंकता है बाहर, वो अछूत हो गया। भाई तुम्हारे ही शरीर के कचरा को फेंक रहा है वो अछूत, तुम्हारे फैलाए गए कचरों को साफ कर रहा है वो अछूत, तुम्हारे कपड़ों को धो रहा है वो अछूत है। भाई बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े जातियों को ऐसे बहाने थे, मंदिरों में जाने से उनको वर्जित था, और मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा कार्य करने वाले लोग वही थे। तो फिर वो अछूत कैसे हुए? जिसने खुद मंदिर बनवाने में साथ दिया, अपना योगदान दिया, वो अछूत हो गए। वो मंदिर में फिर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊंचे जाति वाले लोग मंदिर में जाएंगे। ये पहले अंधविश्वास था। एक क्लास 6 में एक कविता है जिसमें एक बहुत अछूत जाति वाले, बहुत निचले जाति वाली एक सेठ के पास काम करती थी। तो सिर पे रोज उस महल का कचरा, मतलब कचरा क्या बोलूं, बाथरूम बोलता हूँ, वो लोग करते थे तो इकट्ठा होता था बाल्टी में, उसी को सिर पे उठाकर फेंकने ले जाती थी। पहले बाल्टी नहीं आता था, मटका आता था। तो एक वहां पे मतलब कंजूस इंसान था, और वो उसी जमींदार का, सेठ का मुलाजिम था। तो वो सोचता था कि रोज कुछ चुरा कर नहीं ले जा रही है ना, मटका में रोज ले जा रही है, लग रहा है तो कुछ चुरा कर ले जा रही है। एक दिन बहुत बार पीछा करते करते एक बार बोला कि नहीं दिखाओ कि इसमें क्या रखी हो। तो उसने बोली नहीं साहब, नहीं दिखा सकती, इसमें जो है आप नहीं देख सकते। उन्होंने बोला नहीं, हम तो देखबे करेंगे अब तो उसने जिद कर दिया, तो बोली कि ठीक है दिखा देते हैं। जैसे मटका खोली, भक से ना महका, उसको महकते एकदम लगा मारने, और तो औरत को लगा मारने। बोला कि भाग जल्दी यहाँ से, भागो यहाँ से। तो ऐसे करके भगा दिया। तो ऐसे अछूत जाति मानते थे उन लोगों को। ऊंची जातियां निचले पायदान पर रखी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। अछूत जिन्हें छूना भी पाप है, देखना भी पाप है। अछूत क्या बोलूं, जितने लोग शरीर से सांवले और काले हैं वही हिंदुस्तान के असली वंशज हैं। भारत के असली वंशज वही हैं, और जितने सफेद चिकने दिखने वाले लोग हैं ये लोग बाहरी लोग हैं। बुरा मत लगाना कि आप भी लोग बाहरी हो, लेकिन हमारे पूर्वज बाहरी थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बाहरी हैं। और यहाँ के जाति और यहाँ के असली लोग वही हैं जो सांवले और काले होते थे, क्योंकि इधर के लोग बहुत ज्यादा जंगलों में ही केवल रहते थे, और उजले भी लोग होते थे, कुछ उजले लोग होते थे जो पूरब में रहते थे। आज भी पंजाब नहीं, पाकिस्तान में एक गांव है जहाँ के लोग 150 वर्ष तक जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वो फल खाते हैं केवल, और प्राकृतिक से उगने वाली चीज ही वो लोग खाते हैं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने, या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। जैसे में देखो, इनको क्या था, जितने लोग अछूत थे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वर्ण जाति मतलब ऊंचे जाति वाले जो कुएं का इस्तेमाल करते थे, उससे ये लोग पानी नहीं निकाल सकते। ऊंची जाति जिस चीज का इस्तेमाल करती, वो लोग ये नहीं कर सकते। जो घाट और तालाब पे ऊंचे जाति जाकर नहाते थे,
स्नान करते थे, वहां पे ये लोग स्नान नहीं कर सकते थे। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य कहा जाता था। निम्न दर्जे का मतलब बहुत कीड़े मकोड़े जैसा इन्हें समझा जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदले गए। उसके बाद आइए देखें कि ऐसा क्या हुआ, क्यों बदले गए। 19वीं सदी में ये समाज क्यों बदला, कैसे बदला, उसी के बारे में नीचे टॉपिक है, विषय है परिवर्तन ही दिशा में उठते कदम। सॉरी, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, कि परिवर्तन के दिशा में कदम कैसे उठाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। जैसे मैं बता दूं, 19वीं सदी से बहुत सारे रीति रिवाज बदले, मूल मान्यताएं बदले, संबंध और बहस बदला, और बहस करने का तरीका, चर्चा हुआ और बहस और चर्चा करने का तरीका भी बदला, उसका स्वरूप भी बदल गया और स्वरूप बदल के हमारे सामने दिखाई देता है। पहले का समझो, आज समझो कि तुम स्कूल में पढ़ ले रहे हो जाकर, पहले तो स्कूल ही नहीं होता था, फिर भी लोग कहाँ पढ़ते थे, गुरु आश्रम में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, प्राथमिक विद्यालय जो गांव में होता था। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रही थी। संचार मतलब हमारे आगे बढ़ने की, हमारे आविष्कारों की संख्या में बहुत ज्यादा कदम उठाए गए और हमारे संचार, हमारे कार्य बहुत ज्यादा विकसित हुए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी और उस समय पहली बार 19वीं सदी में किताबें छपा, अखबार छपा, पत्रिकाएं छपा और पर्चे छपे, लिस्ट, रसीद और पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तक भी छापे गए। ये चीजें न केवल पुराने संस्थाओं के मुकाबले सस्ती थी और पुराने साधनों से बहुत ज्यादा सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। और जो पांडुलिपि हर कोई सीख नहीं पाता था, उससे कई गुना ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते थे क्योंकि हिंदी में आता था, जिनके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं, मतलब कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अध्याय नहीं, कक्षा 7 बोल रहा है, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह प्रिंटिंग निकाला गया। और ऐसे सेकेंड या थर्ड चैप्टर में भी इसके बारे में, नहीं तो 5th चैप्टर के बारे में इसके बारे में बताया गया है। लिहाजा आम लोग भी इन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और बहुत सारे लोग अपने भाषा में भी इसको अनुवाद कर लेते थे। अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और वो लोग अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे उसमें। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती थी और बहुत सारे तमाम बातों पे, जैसे राजनीतिक बात हो गई, सामाजिक बात हो गई, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर भी पुरुषों में बहस चलती थी। जैसे कभी कभी महिलाओं के बीच में भी चर्चा चलती थी, मतलब बहसें होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। और ये जितने भी चर्चा होता था, वह सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ही उस आंदोलन से जुड़ा होता था और उसके साथ ही होता था। इसलिए समाज के हर तबके तक ये बात पहुंच सकता था और पहुंचा भी। इसीलिए तो इतना बदलाव हुआ ना, नहीं तो कहां से होता, कैसे होता। आज का चैप्टर कैसा लग रहा है? ये चैप्टर तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि इसमें वो सब जानकारी है जो पिछले वर्तमान में कुछ वर्षों में, 200 वर्षों में
क्या क्या हुआ वो जानने का मौका मिल रहा है। देखो इतिहास में तो क्या हुआ उसके बारे में सीखने का तो मौका मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। और राजा राम मोहन राय भी एक बहुत अच्छे सुधारक थे जो 1772 से लेकर 1833 तक लोगों को सुधारने, समाज को सुधारने में उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। क्या नाम से? ब्रह्मो सभा नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। जैसे में समाज में परिवर्तन लाओ और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पालो। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। और इन लोगों को यह भी था कि अगर हम परिवर्तन पाते हैं तो पुराने व्यवहारों को छोड़कर हम एक नए जीवन से अपने जीवन को चलाने की तैयारी भी कर सकते हैं, नहीं तो वही घिसा पिटा जीना पड़ता जो हजारों साल से हम जी रहे थे। और ये है जो चित्र दिख रहा है, चित्र 2, राजा राम मोहन राय रेमबर्ट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833। और ये राजा राम मोहन राय का चित्र बना था 1833 में। राम मोहन राय कौन थे? समाज सुधारक। ठीक है। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। जैसे में ये पश्चिमी शिक्षा जो था उसका प्रसार ज्यादा चाहते थे, उसके पक्ष में थे, और महिलाओं को स्वतंत्र कर दिया जाए इसके पक्ष में भी थे वो। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और ये भी मानकर चलते थे कि उनकी जो दुनिया है वो घर में ही रहेगी, किचन में ही रहेगी, रसोई में ही रहेगी, और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। और ये कैसे मान ले कि उनको बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं थी? मानना पड़ेगा, पहले के लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। घर से बाहर खेत में जाते थे। खेत में किस लिए? खेत में बाथरूम करने के लिए जाते थे, काटने के लिए जाते थे, घसवानी करने के लिए जाते थे। और ब्राह्मण और क्षत्रिय का तो छोड़ दो, और वैश्य लोग जो थे, व्यापारी लोग, उनका भी छोड़ दो, लेकिन बाकी समाज के जितने भी औरतें थी, उन सबको जाकर काम करना ही पड़ता था खेत में। तभी तो अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवारों का पेट पाल लेंगी। नहीं तो पहले नौकरी थोड़े होता था कि कहीं गए ऑफिस में बैठे, टक 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 कंप्यूटर से किए और मोबाइल से शेयर कर दिए, फोन कर दिए, जी सर कंप्लीट हो गया। वैसा तो पहले था नहीं, पहले सब लिखित रूप में ही होता था। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। और राजा राम मोहन राय विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस प्रकार करते हैं, आइए देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और ये लोग जान गए, राजा राम मोहन राय ये जानते थे कि काफी दुख उठाना पड़ता है विधवा औरतों को, और वे सती प्रथा के सख्त खिलाफ थे।
इसको बंद कराना चाहते थे। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी जा रही है और कहीं नहीं दी गई है। और प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे हमारे देसी हो चाहे विदेशी, किसी भी ग्रंथ में विधवा औरतों को जलाने का रीति रिवाज और चाहे विधवा औरतों को जला दे, इसकी अनुमति कहीं दी ही नहीं गई है, कहीं भी नहीं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय 7 में पढ़ा है विधवाओं के बारे में और सती प्रथा के बारे में। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को ही सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और राजा राम मोहन राय की एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी हिंदुस्तानियों के भी मन में और विदेशियों के भी मन में। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया और पहली बार 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया। और केवल 1829 में ही नहीं, जब अकबर राज करता था, द ग्रेट अकबर, दो ही के नाम के आगे ग्रेट लगा, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो अकबर भी इसी रूप में भी, वह भी सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह के आलोचक थे। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया था, और जो नीति इन्होंने अपनाया, वही नीति सुधारकों ने भी बाद में अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। और जब भी किसी विद्रोह को वो चाहते थे कि अब मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा, चाहे विद्रोह करूंगा, चाहे बोलूंगा, उसके पहले वो प्राचीन ग्रंथों में श्लोकों को ढूंढते थे कि कोई इससे जुड़ा हुआ तो नहीं न है जिसके बारे में हम विद्रोह कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, और जितने भी संबंधित वर्तमान अभी के रीति रिवाज हैं, वे प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। जो पहले परंपरा होती थी उसके खिलाफ है, चाहे अभी जो होनी चाहिए उसके खिलाफ है। चित्र 3, और विवाह की बात ही चल रही है तो मैं बता देता हूं कि विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, डाउरी एक्ट मतलब दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का भी कानून बना था। मैं उन लड़कियों को बोल दूं कि अगर आपसे कोई बोले कि आपसे शादी करने के लिए हमें दहेज चाहिए, साफ मना कर दो कि हमें शादी ही नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें शादी ही नहीं करना है तुमसे। जिस चीज में दहेज की मांग हो गई, शादी के लिए इनकार कर दो। दहेज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेना, उसके बाद दहेज के लिए मना करना। दहेज मतलब जो नगद रुपया दिया जाता है उसको दहेज बोलते हैं, और जो माता पिता अपने इच्छा के अनुसार कोई भी सामान देते हैं वे रीति रिवाज के अनुसार ही होता है, वो दहेज में नहीं आता है। ऐसे मानने वाले उसको भी दहेज के रूप में ही मानते हैं, लेकिन वे एक तरह से बहुत पहले का बनाया हुआ एक रीति रिवाज है, जिसके अनुसार किसी घर में हम जा रहे हैं, अपने बेटी को भेज रहे हैं, तो हम उसके साथ उसके जरूरत के हिसाब के सारे सामान भेज देते हैं जिससे उसको कोई कष्ट ना हो। तो ये दहेज में नहीं आता, लेकिन किसी से डिमांड करना, मांग करना कि हमें ये चाहिए, वो दहेज हो गया।
मुझे रुपया चाहिए, नगद चाहिए, वो दहेज हो गया। और नगद रुपया कोई अपने स्वेच्छा से भी दे तो वो भी दहेज हो गया। और ये देखो, एक तरह की ये खेल होता था पहले। चित्र 3, कंडों पर झूलने का त्योहार। ये त्योहार है, एक तरह से मेला। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहन का अभ्यास करते थे। कष्ट सहने का, वे अपनी खाल में कांडा भेद कर, मतलब छेद कर, लोहा एक झूले पर लटक जाते थे। कांदा भेद कर, यहाँ पर कुछ छेद कर नहीं, रस्सी को कमर में बांध कर ये लटक जाते थे झूलने के लिए, झूला पे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर, मतलब गलत कहकर, अंधविश्वास कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। और ये त्योहार बहुत खतरनाक भी था, इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। देख रहे हो किस तरह, आज बोल दिया जाए तो करोगे क्या? नहीं कर पाओगे, डर लगेगा तुमको खुद। ये टावर थोड़ी है, मेला वाला टावर थोड़ी है, नाव थोड़े है, ब्रेक डांस थोड़े है, मूविंग क्रैशिंग थोड़े है। ये कर लोगे? बहुत डरावना चीज हो जाता है बिना किसी सहारे का जाना ऊपर। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं, मतलब उनको कसकर बांध देते हैं। स्रोत 1 पढ़ रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाजों के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। एकदम बहस, डिबेट के रूप में इसे लिखा गया था। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण दीजिए। सती समर्थक क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। यहाँ पर दे रहा है, औरतें, लड़कियां कुदरती तौर पे कम समझदार होती हैं, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं, भरोसे के योग्य भी नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति को मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं। ऐसे में उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना कर लेती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले। यहाँ पर कहना है इन लोगों का कि परंतु कहीं वो धधकती, मतलब जलते आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। और समझो कि चिता हो गया, उस पर लड़कियों को बांध कर रस्सी से चौड़ चौड़ कर बांध दिया जाता था, जोर जोर, मतलब कस कस के। और तब आग लगा देते कि लड़की चिल्लाई वो करेगी तो भाग नहीं पाएगी। सती विरोधी क्या बोलते हैं? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? मतलब सती विरोधी बोलते हैं कि आप लोगों ने लड़कियों को मौका कब दिया आगे बढ़ने का, चाहे कुछ करने का। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें समझ नहीं होती? आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं होता? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई की गई चीजों को गहन न कर पाए तो हम उसे सक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमत्तर कैसे बोल सकते हो? मतलब बेअकल कैसे बोल सकते हो? बिना काम का, बिना समझदार कैसे बोल सकते हो? ना समझ कैसे बोल सकते हो? पहले तो उन्हें समझने का मौका दो, तब न बोलोगे कि वो ना समझदार है चाहे समझदार है। लेकिन वो मौका ही नहीं देते थे। सती प्रथा यही विरोध किए, यही इनका तर्क था। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए गतिविधि है जिसको आपको बनाना है। ये संवाद 175 साल से भी ज्यादा पहले के हैं।
आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखे उन्हें लिखिए, देखें कि तब आपकी दलीलों में क्या फर्क आया है, और इसको आप अपने नोटबुक में बनाओ और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर पोस्ट करो और कमेंट करो कि सर मैंने इसको पोस्ट किया है। और नहीं तो आप जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे अपना नाम भी उस पर भेजना कि सर मेरा नाम ये है, और अपना एड्रेस भी भेज देना, जिसके अनुसार से आपको उसका नोट भेज दिया जाएगा। नंबर दे देने के बाद मैं उसको चेक करके आपको उसके अनुसार कुछ अवार्ड भी दे दूंगा। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी उदाहरण दिया था कि विधवा विवाह के पक्ष में कोई प्राचीन ग्रंथ इसके बारे में नहीं लिखता कि विधवा को विवाह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया, और 1856 में विधवा विवाह पर एक कानून पारित हुआ। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, और जो विधवा विवाह का विरोध किए वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया गया और विद्यासागर का भी बहिष्कार किया गया था। और देखो बगल में एक जो तस्वीर दिख रहा है चित्र 4, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ये वो आर्य समाज नहीं है जो आर्य समाज उन लोगों का था जब यहाँ पे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में बैरिस लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। कौन? बेरिस लिंगम पंतुलु ने भी विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों ने और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। जो यहाँ पर स्वामी दयानंद स्वामी है, इन्होंने भी विधवा विवाह पर समर्थन अपना दिया था। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, और विधवा विवाह करने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। बहुत लड़कियां, बहुत औरतें नहीं करती थी क्योंकि उन्हें समाज का डर। समाज का डर किस बात का? समाज क्या बोलेगा, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, रिलेशनदार क्या बोलेंगे, सगे संबंधी क्या बोलेंगे। अरे उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अपने से मतलब रखो ना, लोग क्या बोलेंगे उससे क्या लेना देना। लोग तो कुछ ना कुछ है बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। बस तुम अपना काम करो, लोगों का काम है केवल बोलना। तुम आज अच्छा करोगे, अच्छा बोलेंगे, कल फिर गलत करोगे, वो गलत बोलेंगे, फिर सही करोगे, वो बोलेंगे हमको पता था, ये निकल जाएगा, ये कर लेगा। ऐसे तो कानूनी मिलता है, ऐसे ही विवाद आते हैं, ऐसे ही बात सुनने को मिलता है। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। बस मन कर दिया, जी जाओ। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था, और जो लड़कियां, जो औरतें विधवा होकर भी विवाह कर लेती थी, उसे समाज में स्वीकार बहुत आसानी से तो नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके
इस नए कानून का विरोध करते थे और जितने भी रूढ़िवादी तबके थे वे इसकी विरोध बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, इसका विरोध बहुत ज्यादा करते थे क्योंकि बहुत लोग को होता है ना, आम भाषा में बोलूं तो कुत्तों को भी हजम नहीं होता, इसलिए आम भाषा में समझो तो आप, बहुत लोग अच्छे काम के विरोध में होते हैं। जैसे में अगर राजा ईमानदार हो तो सब गद्दार एक तरफ हो जाएंगे, एक राजा ईमानदार है तो हजारों गद्दार राजा एक तरफ हो जाएंगे उस राजा को मारने के लिए। यही है नियति, यही है नियम। इसके आगे का टॉपिक है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, जिसे हम पढ़ेंगे अगले भाग में। फिर मिलते हैं अगले भाग में, और आप सभी को इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।